नमस्कार मित्रों, आज अपन करेंगे इंग्लिश के MCQ। आज अपन की एक्सरसाइज है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। उसके बाद अपन क्रम से सारे जितने भी टॉपिक हैं उनके MCQs करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ड इज कॉमन नाउन। अब इन चार ऑप्शन में से आपको कॉमन नाउन फाइंड आउट करना है। बटर, पेन, हस्बैंड, इंडिया। अब देखो कॉमन नाउन पता लगाने का तरीका। बटर है खाने पीने की चीज़ें, क्या हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है। पेन क्या है, नाउन का काम हो नहीं सकती, पेन क्या है वर्ब है। इंडिया क्या है, कंट्री तो कॉमन नाउन होता है। अब किसी देश का नाम पर्टिकुलर ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इंडिया क्या है प्रॉपर नाउन। बचा क्या हस्बैंड। हस्बैंड क्या हो गया कॉमन नाउन, किसी समूह के रूप में ले लिया अपन ने, ठीक है। अब अलग अलग बात करें तो जैसे मैंने कहा गीता का हस्बैंड, सीता का हस्बैंड, वो क्या हो गए प्रॉपर चीज़ें हो गई। जबकि केवल हस्बैंड की बात हो रही है तो वो कॉमन को डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 2 नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ब। यानी इन चार ऑप्शन में से वर्ब का काम कौन सा नहीं कर रहा है, ये आपको पता लगाना है। चार ऑप्शन कौन से हैं, डाई, DIE, DYE और DYING, DYER। ये चार ऑप्शन है। अब देखो डाई मरना, डाई रंगना, डाइंग ING लगा के बना दिया, ठीक है, वर्ब का काम कर रहा है। डायर ये नाउन हो गया यानी रंगने वाला, ये किसका काम कर रहा है नाउन का। तो ये कह रहा है कि वर्ब कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना D हो जाएगा सुटेबल। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 3, द नाउन सैंड बिलोंग्स टू। अब ये कह रहा है जो मिट्टी, सैंड का मतलब होता है मिट्टी, ये नाउन कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये आपको बताना है। तो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। यहाँ किसकी बात हो रही है, मैटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती, कलेक्शन इन चीज़ों में देखा नहीं जाता, तो ये क्या है मटेरियल नाउन का काम करेगी। कि ये एक से अधिक मतलब जैसे मैं कहूँ निर्माण करने में काम आती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपन क्या कह सकते हैं मटेरियल नाउन। आगे देखो सवाल नंबर 4, दिस इज माई ब्रदर बट दैट इज़ नॉट माइन। हियर माई एंड माइन आर। या माई एंड माइन क्या है, चार ऑप्शन है। दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन का काम करते हैं, दोनों प्रोनाउन का काम करते हैं, या प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर आपने ग्रामर को सलीके से पढ़ा है तो दोनों का आसानी से उत्तर दे देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट में। दरअसल मैंने सीधे सवाल पूछे हैं और वो पैसेज के थ्रू ऐसे सवाल पूछ लेते हैं आपसे, बात वही है। तो देखो मित्रों यहाँ क्या लिखा है ब्रदर, ये क्या है नाउन का काम कर रहा है। नाउन से पहले आने वाला क्या होता है एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन तो अपना क्या हो गया एडजेक्टिव। अब ये तो कट गया, ये भी कैंसिल हो गए, बचे कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब देखो आगे माइन क्या है मित्रों, दैट इज़ नॉट माइन। माइन किसकी जगह बैठा है ये चेक करना है, ये नाउन की जगह बैठा है, नाउन या प्रनाउन की जगह। माइन है क्या, माई प्लस नाउन का रूप है ये, किसका माई प्लस नाउन का। तो ये किसका काम कर रहा है प्रनाउन का काम कर रहा है। तो पहला तो अपना एडजेक्टिव हो गया, दूसरा अपना प्रनाउन हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया B हो गया। इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ही इंजॉयड खाली जगह एट द पार्टी। उसने पार्टी में इंजॉय किया। अब आपको इन रिफ्लेक्सिव में से उठा के बढ़ना है। अगर आपने पढ़ा है सही से रिफ्लेक्सिव प्रनाउन को दिक्कत नहीं आएगी। बात यह है कि ही के लिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ही के लिए ना तो हर सेल्फ आ सकता है क्योंकि ये तो सी के लिए आता है, ठीक है। माई सेल्फ आई के लिए आता है, वन सेल्फ वन के लिए आता है। तो बच्चा कौन सा ही के लिए हिमसेल्फ। आपने पढ़ा होगा ना ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 6, द टू बॉयज लव। अब दो लड़के आपस में प्रेम करते हैं, स्नेह है दोनों के बीच में, तो दो के लिए क्या आएगा ईच अदर आएगा।
वन अनादर आएगा, ईच अनादर आएगा या वन अदर आएगा। तो दो के लिए मित्रों याद रखेंगे, दो के लिए इंग्लिश में ईच अदर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ईच अदर का। तो टू बॉयज लव ईच अदर। वन अनादर का मतलब ये प्लूरल, मतलब प्लूरल की बात क्या है, दो से ज़्यादा के लिए ऐसा हो जाएगा। जब दो से ज़्यादा की बात हो तो वन अनादर का यूज हो जाएगा। ठीक है, ईच अनादर होता ही नहीं है। ठीक है, ये भी। तो इस अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ब इन इज फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? मित्रों फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। मैं बताऊं, जिस पे सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है ना, वो फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे सब्जेक्ट आया उसके अनुसार वो बदल गई, टेंस आया उसके अनुसार वो बदलती गई, तो वो तो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा, सुनना ध्यान से, आई एम गोइंग। ठीक है, राम इज गोइंग, मोहन इज गोइंग। तो गोइंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना सब्जेक्ट का, तो ये तो फाइनाइट नहीं हुई। ठीक है, गॉन में देखो, ही हैज गॉन, राम हैज गॉन, तो राम और ही का भी है, गॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी बिल्कुल नहीं हुई। टू गो, ही इज टू गो, राम इज टू गो, तो टू गो पे भी ही और राम का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी फाइनाइट नहीं है। अब देखो फाइनाइट, गोज देखो, गोज अपना सही आंसर होगा। कैसे होगा? जैसे मैंने कहा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, मैंने कहा दे गोज, अब मैं दे के लिए गोज नहीं लगाऊंगा, या क्या लगाऊंगा? गो, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के लिए ऐसे यस का आना उचित नहीं है। तो फिर क्या बन जाएगी ये? फाइनाइट, क्योंकि इस पर सब्जेक्ट का और टेंस का फर्क पड़ा है, इसलिए वो में ऐसे यस का लगना और हटना संभव है। तो इसलिए ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब का रूप हो गई। आगे देखो, इसका उल्टा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज इनफाइनेटिव, या इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। तो ये उसका उल्टा है, जिस पे सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता हो। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, राम इज गोइंग, तो इज एम आर में तो चेंज हो रहा है ना सारा सीन। भाई आई के लिए एम आ गया, ही के लिए इज आ गया, ठीक है, दे के लिए आर आ गया, तो ये तो क्या होगी? चेंज हो गई सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या होगी? फाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अब बीन, बीन चेंज नहीं होती है, तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा। होगा कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा ही, सॉरी मैं ऐसा कह दूँ, आई हैव बीन टॉकिंग, राम हैज बीन टॉकिंग। अब बीन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना सब्जेक्ट का। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या हो गया फिर? ये जिस पे सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता वो इन्फिनिटिव वर्ब्स कहलाती है। तो ये अपना बीन आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है? विच ऑफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है? जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक मिनट बताओ, जिसमें ऑब्जेक्ट की क्या होती है? ज़रूरत होती है। तो देखो, मैंने कहा आई वीप, आई स्लीप, आई रन। अगर मैं यही वर्ब यूज करूं, ऑब्जेक्ट नहीं भी करूं, तो भी इनका अर्थ पूर्ण हो रहा है। लेकिन मेक के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। ठीक है, और जिसके लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है वो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, इन तीनों में ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं तो भी वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है, लेकिन इसमें पूर्ण नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब का काम करती है। आगे देखो, अंतिम प्रश्न है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज इनट्रांजिटिव। अब इसका उल्टा है, इनट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो कौन सी होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब देखो, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई बिल्ड, आई वॉच, इनमें तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आई टीच इंग्लिश, आई बिल्ड ए हाउस, आई वॉच टीवी। ठीक है, लेकिन मगर इनका ऑब्जेक्ट लगाऊं तो अर्थ सही सलीके से पूर्ण होता है। लेकिन आई वॉक, मैं इतना ही कहूँ, वेक है यहाँ, मैं जगता हूँ, अब यहाँ ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूर्ण हो रहा है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता या ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इसमें से कौन सी हुई? एक वे की ऐसी वर्ब हुई जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूर्ण होता है।
तो ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो मित्रों ये थे अपने 10 MCQ। अब आपको बताना है वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए किस प्रकार के आप MCQs चाहते हैं। ठीक है, ये चल रही है जो क्रम से, ये अगर MCQs की सीरीज चल रही है यही चलाएं या कुछ बदलाव करें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।